बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचिस खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। आज का मौजू जनाब ईद उल अज़हा। यकीनी तौर पे आज बहुत सारे ममालिक में और कहीं कहीं पाकिस्तान में भी जो अफ़गान पनाह गुज़ीन है पाकिस्तान में, हमने देखा उन्होंने ईद सेलिब्रेट की है। कल इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में ईद उल अज़हा पूरे जोश के साथ और मजहबी इक़दार के साथ मनाई जाएगी। तो आज हमने सोचा कि ज़रा बात की जाए पूरे पाकिस्तान के हवाले से भी और सिंध के हवाले से भी कि एक बहुत बड़ा मसला सफाई के हवाले से जो हमें दरपेश है। क्या प्लानिंग है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो DMC है चाहे KMC है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कराची के हवाले से, लाहौर में जो डिपार्टमेंट्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, उनकी क्या सूरत हाल है, क्या प्लानिंग है, अगर बारिश आ जाती है तो क्या सूरत हाल बनेगी। और आपको पता है कि अगर बारिश आ जाए और आलाइशें बिखरी पड़ी हों, आपको पता है अच्छा दो यहाँ पे फैक्टर्स हैं, पहले मैं ये कवर कर लूँ। सबसे पहले दो तरह की जिम्मेदारियां आयद होती हैं, एक हुकूमती जितने ओहदेदार हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर, दूसरी जिम्मेदारी यहां पे आयद होती है हम लोगों पर, आप लोगों पर, ये जितने भी इस वक्त लोग टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं हमारे ऊपर, कि हम जब आलाइशों को जब कुर्बानी हो जाती है और जब आलाइशें निकल आती हैं और जब उनको वहीं फेंक दिया जाता है जिस जगह पे हम कुर्बानी करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये भी है कि कुर्बानी करने के बाद जो आलाइशें हैं उनको भी किसी मकाम तक पहुंचाया जाए। ये जो कलेक्शन पॉइंट्स हुकूमत सिंध की तरफ से दिए गए हैं, 85 कलेक्शन पॉइंट्स तकरीबन दिए गए हैं मुख्तलिफ एरियाज और जितने भी हमारी ज़िले हैं उनके हवाले से, और 119 पॉइंट्स जो हैं लाहौर में है, इसी तरह हर शहर में कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं कि जहां से आलाइशों को कलेक्ट किया जाएगा। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने मोहल्ले में एक जगह कहीं जमा करें, या उस जिस जगह पे हम कुर्बानी कर रहे हैं या कुर्बानी करने के बाद आलाइश को जिस तरह से फेंक दिया जाता है उसको किसी एक मकाम तक पहुंचाएं। मेरे ख्याल में यहां पे अवाम की जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है और आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब वहां से जिस पॉइंट पे हमने उनको फेंका है वहां से कलेक्ट करना, किस तरह से हुकूमत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लोग, KMC DMC लाहौर में, किस तरह पूरे पाकिस्तान में वो लोग वहां से कलेक्ट करके, और जो डंपिंग एरियाज हैं जिस तरह कोरंगी के अंदर आपके कश्मीर रोड के ऊपर आप डंपिंग बहुत बड़ा पॉइंट है आपका, उसके बाद मलीर में है, किमाड़ी में एक नया डंपिंग पॉइंट इस वक्त बन गया बिकॉज उसको जिला करार दे दिया। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रॉपर डंपिंग पॉइंट्स हैं जब वहां पे उनको डंप किया जाना है प्रॉपर तरीके से और कितनी जल्दी ये काम होता है, ये जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमत सिंध पे, हर सूबाई हुकूमत के ऊपर, और इसी हवाले से कि ये किस तरह से जो है कुर्बानी का अमल जो है वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, जिस तरह एक अच्छी सोसाइटीज में किया जाता है उस तरह से अमल हो सके। अब यहां पे एक और पहलू जो जन्म लेता है वो ये है जी कि हमेशा से हम ये देखते हैं कि कराची में एक बड़ा गंदगी का माहौल हो जाता है, और अगर बारिश आ जाती है तो बारिश आने से, बिकॉज आपको पता है इस वक्त जो मौसम चल रहा है अक्सर बारिशें हो भी रही हैं, हल्की हल्की फुहार भी पड़ती रहती है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि मौसम खराब होने की सूरत में आलाइशें जो जितनी बिखरी पड़ी होती हैं, और अगर उनको जल्दी कलेक्ट ना किया गया, जल्दी डंप ना किया गया, तो उससे वबाई अमराज भी फैल सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ साथ कोरोना जी, कोरोना अब तक जो है वो सर उठाए घूम रहा है, हम लोग शायद सीरियस नहीं ले रहे हैं उसको, लेकिन कोरोना जो है अब इस हद तक फैल चुका है कि 25 से ज्यादा फीसद जो शरह है वो हो चुकी है कराची में, और 5 से ज्यादा शरह दोबारा से क्रॉस हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में। ये लेटेस्ट मैं आपको कल के फिगर्स बता रहा हूं, जिनमें से 36,320 सिंध में इस वक्त एक्टिव केसेस भी हैं, और डेली शरह अमरात जो है वो 30 से ज्यादा 30-40 के करीब शरह अमरात जो अमवात की तादाद है वो भी इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है। अब नाजरीन इस हवाले से आज हमने बात करनी है, मेरा मौजू जो है वो यही है आज। एक तो क्या तमाम डिपार्टमेंट्स तैयार हैं, किस तरह से कुर्बानी का अमल सबसे पहले जब होगा सुबह सुबह, अच्छा ये एक रोज का अमल नहीं होता, कुछ लोग कुर्बानी पहले दिन करना पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरे दिन और तीसरे दिन, इस तरह से हर रोज ये जिम्मेदारी आयद होती है। इमरजेंसी ड्यूटीज लगाई जाती हैं हुकूमत सिंध की तरफ से, हम देखेंगे कि इस दफा शायद मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों पे मजीद हुकूमत सिंध को काम करने की ज़रूरत है। कुछ अवेयरनेस के हवाले से मुझे स्पेशली उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ा, सिंध वेस्ट मैनेजमेंट, वहाँ से मुझे पता चला अच्छा वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे कलेक्शन पॉइंट्स हैं आलाइशों के,
तो वो किस तरह से आम शख्स को पता चलेंगे जिसके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है? उसको कैसे पता कि उसने अलाइश कहां फेंकनी है? तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में यहां पे अवेयरनेस के ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। इसके अलावा जो दूसरा कोरोना के हवाले से हमें क्या एहतियाती तदबीर करनी होंगी, बहुत सारी जो नोटिफिकेशंस हैं, बहुत सारी जो अपीलें हैं वो ऑलरेडी हुकूमती अरकान की तरफ से की जा रही हैं कि भाई आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। इवन के जो जितने भी ज़िलाई उम्मीदवार हैं और ख़ास तौर पर जितने भी इस वक्त जो अथॉरिटीज़ हैं वो तो इवन अवाम में मिलने भी ना जाएं, कोशिश करें कि मेल जोल भी कम रखें। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों से भी ये गुजारिश की जा रही है कि आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। बच्चों को भी कहा गया है जी कि वो ईद की नमाज पढ़ने ना जाएं। कोशिश करें कि एक उसमें सिलसिला जो है वो रहे ताकि कोरोना मजीद स्प्रेड ना हो। ऑलरेडी जो फोर्थ वेव है वो बहुत सीरियस हो चुकी है। तो यहां पे लेते हैं ब्रेक से वापस आने के बाद जितनी भी स्टेक होल्डर पार्टीज हैं उनके मौजूद मेहमान हमें पैनल में ज्वाइन करेंगे और उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से कि क्या कराची तैयार है, क्या पाकिस्तान तैयार है ईद उल बकरा के लिए। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट के वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM और आज बात हो रही है ईद उल अज़हा के हवाले से। उनकी अरेंजमेंट्स किस तरह से इस वक्त जो सूबाई हुकूमतें हैं वो तैयार हैं या नहीं हैं, क्या सिलसिला होने वाला है। बिकॉज अवाम एट द एंड ऑफ द डे बहुत परेशान होती है अगर तो प्रॉपर जो अरेंजमेंट है वो ना हो सके। अच्छा, उसके साथ साथ एक और भी सिलसिला ये हुआ है जी कि ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब जो कि MQM पाकिस्तान के सरबराह भी हैं और सीनियर लीडर हैं, वो काफ़ी इस वक्त तनकीद का निशाना उन्होंने बना रखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब के हवाले से भी काफ़ी कुछ कहा उन्होंने जी, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे ही अभी मुझे गेस्ट ज्वाइन करते हैं तो ये तमाम तर जितने भी हमारे मुद्दे हैं इनको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं और बात करने की इस पर कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरत है वो जो कोरोना के हवाले से जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोरोना के ऊपर इस वक्त आपको पता है, अल्लाह ने करे अगर पाकिस्तान में डेल्टा केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि कराची में जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनके अंदर तकरीबन जो 70+ और मे बी 80+ जो केसेस हैं वो डेल्टा वायरस हो सकता है। और डेल्टा वायरस ऐसा वायरस है कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवा भी ली है तो भी वो आपको हो सकता है, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ज़्यादा क़ुव्वत रखता है, वो आप पे हावी हो सकता है। और वैक्सीनेशन का अमल इस वक्त ऑलरेडी आपको पता है कि इतना कोई ख़ास पाकिस्तान में एक्टिव नहीं है। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको किस तरह से ये बात समझानी पड़ेगी, या शायद यहाँ मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, या शायद कोई दफ़ा 144 नाफिज करनी पड़ेगी, कोई फ़ौजी आएंगे तो आवाम जाकर प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएगी। बिकॉज हुकूमत को मैं देख रहा हूँ अक्सर उनकी अपीलें आ रही हैं, हर लीडर ये बात कर रहा है कि जाएं जी लगवा लें जाके वैक्सीनेशन, लेकिन आवाम हमारी टस से मस नहीं हो रही है। जो जिम्मेदार शहरी हैं वो बिल्कुल जा रहे हैं, वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है अगर आपने ईद से कबल ही जो वैक्सीनेशन करवा ली थी, क्योंकि अगर आप ईद पे आप मिलते जुलते भी हैं, किसी से आपका मेल जोल होता भी है, तो आप एटलीस्ट थोड़े से तो सेटिस्फाई होंगे कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो कोरोना से बचना है। बिकॉज अल्लाह ना करे अगर ईद के बाद ये फैल जाता है। और आपको पता है जब इंडिया में दोबारा से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं फोर्थ वेव में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ थर्ड वेव की। इंडिया में इसी तरह का एक मेला हुआ था जिसे आप कुंभ का मेला कहते हैं। उस मेले के अंदर जिस तरह हमारी ईद है उनका एक मेला है और जो बहुत सारे लोग जमा होते हैं, 50 लाख लोग तकरीबन, वो जब उनकी गैदरिंग्स हुई तो इंडिया का जो हाल है उसके बाद वो मेरे ख्याल में आपके सामने, और किस तरह से रोड पर लोग मरे। ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि मैं ईद के मौके पर इस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। ये बातें हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम, जिम्मेदार शहरी जी, प्लीज़ आपने वैक्सीनेशन करवानी है। और एक दिन के लिए ईद के ऊपर जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे 21 को, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिए जाएंगे। जी मुझे लग रहा है मुझे कुछ गेस्ट साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा हमारे किन मौजूद गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। जी 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 अच्छा जी, हमें हमारे मौजूद साहिबान में जी सबसे पहले आज उसामा साहब ने हमें ज्वाइन किया। उसामा कादरी साहब जो कि पाकिस्तान कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उसामा साहब आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी, और शमशाद अली सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, रहनुमा है पाकिस्तान PSP पासवान जमात के। और जी शमशाद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अब सर ये शमशाद साहब की आवाज़ कम कीजिएगा वरना मैं बहुत शायद सुन ना पाऊँ, इनकी आवाज़ कम कीजिएगा प्लीज़।
जी उसामा भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी जी उसामा साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। उसामा भाई, पाकिस्तान में आपको पता है कि जो बकरा ईद जो है, ये ईद रहमत से जहमत भी बन जाती है। जिस तरह बारिशें हम देखते हैं रहमत से जहमत बन जाती हैं, और कराची की हम खासतौर पे बात करें जो कि मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, यहां पे तो सिलसिला बहुत ही अबतर हो जाता है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या फर्क देखते हैं? क्या सिंध हुकूमत जो है, जिस तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, या केएमसी या डीएमसी, जितने भी बोर्ड्स काम कर रहे हैं सिंध में या कराची में खास तौर पर, आपको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस आप सेटिस्फाइड हैं लास्ट ईयर की, उससे पिछले साल की, या आपको लगता है कि आपके दौर में सिलसिला बेहतर था? बहुत शुक्रिया ये आपने हाँ। हवाले से जो बात की है, इसका सीधा साधा सा जवाब ये है हाँ। कि सूरत हाल जो है, जो गुज़िश्ता साल या हमारे अदवार की अगर आप बात करते हैं, तो उसमें जमाने ने ये देखा है कि ऑफिस के लिए उसको ठिकाने लगाना, हाँ। उसके लिए पहले से अरेंजमेंट करना, उसके लिए तमाम मामला देखना, एक मुनज्जम तरीके से ये सब चीजें की जाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल टाउन नाजिम भी रहा हूँ। जी 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 जी। तो उस जमाने में आपने देखा कि भरपूर तरीके से जो है इन तमाम चीजों को मैनेज भी किया गया, और अवाम को शिकायत बिल्कुल ही नहीं हुई। अच्छा। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जब मैंने इस आज और कल के दौरान जो मैंने मालूमात ली हैं, तो बदकिस्मती ये है कि इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है, उसने अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट, एक और डिस्ट्रिक्ट शायद, वो भी जो है उन्होंने अपने उस पर सिंध हुकूमत ने जो एक बोर्ड बनाया हुआ है उसके हवाले कर दिया है। अभी कल की इत्तला मेरे पास ये है कि उन्होंने जो है 2,75,000 रुपए PUC से बोली शुरू की है। ठीक है। अच्छा, बोली शुरू की है। अच्छा, किस चीज की बोली है जी? किस चीज की बोली है? मैं बहुत यानी मुसद्दिका मेरे पास ऑथेंटिक जो है ना, ये तमाम फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आवाम को भी पता चले। एक यूसी के जिसमें कई लाख लोग जो है वो रिहाइश पजीर होते हैं, कराची जैसे शहर की और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, उसमें 2,75,000 रुपए आप जो है वहाँ के इंस्पेक्टर को देने के बाद, क्या आप ये समझते हैं कि ये काम मुमकिन हो सकेगा? बिल्कुल नहीं। बारिश का सीजन सर पर है, मॉनसून का सीजन सर पर है। इन हालात में अब वो बोली बढ़कर 2,75,000 रुपए से 3.5 लाख रुपए पर आ गई है। अच्छा। बदकिस्मती देखिए इस शहर की, बदकिस्मती देखिए कि इन 3 दिन के दौरान जो तापुन, जो बीमारियां, और अगर खुदा ना खास्ता मानसून का स्पेल जिसमें अगर आ गया, तो कराची के शहर के लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, कराची के शहर के लोग कहाँ जाएंगे? मैं बिल्कुल आपकी तरफ। आप जो है PUC आप देने के बाद क्या समझते हैं कि इस तरह से कोई काम किए जाते हैं कि आप जो है उन अफसरान में, वो भी इंस्पेक्टर लेवल के, आप पैसे तकसीम करें और ये समझे के काम हो जाए? ये इतना बड़ा करप्शन स्कैंडल है। बनेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी इत्तलात है, इसको आप नशर कर दीजिए और बताइए कि अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं बिल्कुल करता हूँ जी, आप इसमें मैं बात करता हूँ। मैं राजा अजहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब, सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। राजा साहब बहुत शुक्रिया। आप MPA हैं 241 कराची से, और मेरे ख्याल में भी आप मरी गए हैं, तो आई होप कि वहाँ का मौसम भी अच्छा होगा, आप एंजॉय करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। राजा भाई, ये जो बात कर रहे हैं इस वक्त MQM की तरफ से, आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी संभाल पा रही है इस पूरे निजाम को? आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो, अगर पीपल्स पार्टी ने माना 13 साल की कैटेगरी, मेरा ख्याल में आपसे बेबी चुकी नहीं है। आज हम लोग शायद सिंध का जो रोना धोना है धोना कर रहे थे, खास तौर पे जिस तरीके से कराची को इन्होंने इग्नोर किया है इन 13 सालों के अंदर। लाखाना की मिसाल आपके पास है। आप के लिए तो मसाइल तो है। अगर पीपल्स पार्टी में से काम किए होते तो आज हम उनको अप्रिशिएट कर रहे होते। उनको सिर्फ 3 चीजें मिली हुई है, ये इसके ऊपर बस अब बड़ा बेहतरीन, जबकि ये ऑफिसर भी NGO चला रही है, लेकिन हुकूमत नहीं चला रही। अच्छा। तो ये सिर्फ बातें करना, ग्राउंड के ऊपर कुछ काम होता नहीं है। तो बताए ना, हम क्यों उनके खिलाफ बात करें? हमारे पास चीजें मौजूद है। इस कराची के अंदर उन्होंने जिस तरीके से इस कराची का बेड़ा गर्क किया है, ना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डेवलपमेंट यहाँ पे कोई काम हुआ है,
अब एक नया इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव वहां से आपको 30 मशीन जो है उनके एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, वो तो एक अलग मैटर है, आईनी मामला है, अलग है, तो हम देखेंगे सपोर्ट में करके। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास अब भी वक्त है। अगर वो समझते हैं, अगर बिलावल साहब समझते हैं कि हम अभी भी इन 2 सालों के अंदर कारकर्दगी अच्छी करें, तो मैं समझता हूँ कि कराची और सिंध को बेहतर करने में तो अभी मजीद टाइम नहीं है। दरकार है, कौन सी उनकी बात है, उसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन नीयत के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह कर दिया, सिंध को तबाह कर दिया, मतलब बहुत बुरा हाल है, और यही मैं जो समझ सका हूँ। अच्छा सर, मैं इस पे वापस आता हूँ। अभी पीपल्स पार्टी से हमें राजा अब्दुल रज़ाक साहब भी ज्वाइन करने वाले हैं, उनसे इस पे थोड़ा कमेंट भी ले लेंगे। मैं शमशाद साहब की तरफ, शमशाद साहब सर। जनाब अली, शमशाद साहब जरा बताइएगा, आप पीएसपी की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, जरा बताएं कि एक तो बताएं कि एमकेएम के दौर में आप मेरे ख्याल में खुद भी ताल्लुक रख चुके हैं एमकेएम से, तो जरा बताइएगा कि उस दौर से आप सेटिस्फाई हैं, और आजकल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सारी बातें आ रही हैं और गुज़िश्ता कुछ सालों से जी कि ये होता है वो होता है, खैर माजी में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था, लेकिन पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है जो मैं देख रहा हूं। आपको क्या लग रहा है? आपकी पहले मैं जाती राय लेना चाहूंगा इस पर। जी बहरहाल जिम्मेदारी तो जाहिर है पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है उस पर, लेकिन इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि देखें इस वक्त कराची की 3 पार्टियां हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, इसमें तहरीक इंसाफ भी है और एमक्यूएम भी है, और ये तीनों पार्टियां हुकूमत में है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है जिम्मेदारी भी तीनों को लेनी चाहिए, और ये जो कराची का आज रोलिंग स्टोन बना हुआ है असल में ये ना बिल्कुल 3 पार्टियों के दरमियान। हालांकि ये रूटीन के काम होते हैं। मुस्तफा कमाल के जमाने में मानसून की जब ये बारिशों का जमाना आता था उससे पहले तमाम इंतजामात मुकम्मल होते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था, बारिशें हुई, हर चीज सड़कें साफ हो गई, कचरा उड़ गया सारा कुछ, इसलिए कि सारे मकसद काउंसलर जो थे वो एक बात बताएं, मैं आपकी बात करने की, आप अक्सर मैं पीएसपी से जब भी मैं बात करता हूं तो वो अक्सर जब भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जिक्र करते हैं माजी का, तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बजाय उससे मुस्तफा कमाल साहब को क्रेडिट दे देते हैं। ये मुस्तफा कमाल साहब के दौर में ये होता था, तो वो एमक्यूएम का दौर नहीं था? नहीं, मुस्तफा कमाल जाहिर है एमक्यूएम के ही मेयर थे, तो कह सकते हैं ना कि वो एमक्यूएम के दौर में, मेरा सवाल कुछ ऐसा था ना है कि देखें एमक्यूएम के साथ उस वक्त मुस्तफा कमाल भी मेयर थे, तो हैदराबाद में भी एमक्यूएम के मेयर थे, उनके कोई 10 से 12 गुजरा भी थे, लेकिन बाकियों का तो किसी का नाम आता ही नहीं है काम करने में। मतलब मुस्तफा कमाल साहब जो बंदा काम करता है, असल में देखें जो बंदा काम करता है उसका नाम जो है वो फिर मुखालफिन भी लेते हैं। आपको याद होगा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे इफ्तिखार चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने मुस्तफा कमाल साहब को भी मेयर बनाया हुआ था, हैदराबाद में किसी और को बनाया हुआ था, लेकिन मुस्तफा भाई परफॉर्म कर रहे थे तब भी मेयर थे, और हैदराबाद में कोई साहब परफॉर्म नहीं कर रहे थे तब भी वो मेयर थे। हाँ, लेकिन उनका देखना नाम कभी नहीं आता ना, कोई नहीं लेता उनका कि उनके किसी कारनामे का नाम हो, फिर हटा देना चाहिए था इसलिए कि मुस्तफा कमाल भाई ने काम किया है। उनके मुखालफिन जो हैं, बदतरीन मुखालफिन भी, वो ये जरूर कहते हैं कि हाँ मुस्तफा कमाल के जमाने में जो मुस्तफा कमाल को 300 अरब रुपए मिले थे, जिसमें उन्होंने कम से कम भी ये समझ लें 150 तो खैर तनख्वाहों में निकल गए थे, 150 अरब रुपए जब कराची में लगाए थे तो कराची में वो नजर आते थे। क्या होता था सर, जरा थोड़ा बताएं ना, क्या ये आलाइशों के हवाले से ये जब पूरी आपके पास हुकूमत थी तो क्या करते थे जरा आलाइशों के हवाले से, जो अब आपको होता नजर नहीं आ रहा? उसका बिल्कुल वो जो था प्री प्लानिंग होती थी पूरी, उससे पहले बैठ के देखें तमाम इलाके के काउंसलरों को जिम्मेदारी दी जाती थी। उस वक्त कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी हायर की जाती थी, और आप देखें कि आराम से आलाइशें उड़ जाती थी, पता भी नहीं चलता था। प्राइवेट गाड़ियां तो सर अभी भी हायर की हैं, सिंध हुकूमत ने भी हायर की हैं प्राइवेट गाड़ियां, तो लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इमरजेंसी ड्यूटीज भी लगती हैं, नजर नहीं आ रही। प्रिपरेशन राजा अब्दुल रज़ाक साहब मुझे बताइएगा, लाइन पर हैं राजा अब्दुल रज़ाक साहब जी? अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा अब्दुल रज़ाक साहब। जी मैं बिल्कुल वापस आऊंगा। उसामा भाई आपकी तरफ, उसामा साहब जी। राजा साहब आ गए हैं वापस, मैं उनका कमेंट लेना चाहूंगा। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। राजा अब्दुल रज़ाक साहब, राजा अब्दुल रज़ाक साहब मेरे ख्याल में कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं नाजरीन, उनको हम कोशिश करें कनेक्ट करने की। उसामा साहब सर, उसामा साहब सर, ये कराची में ये मरी में घूम रहे हैं। खैर वो उनकी जाती कुछ मसरूफियत होगी, वो राजा अब्दुल रज़ाक साहब नहीं, वो राजा अजहर साहब जो है वो मरी गए थे, तो हमारी जब उनसे बात हुई थी आज, तो मैं उसामा कादरी साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। उसामा जरा बताइएगा, ये ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट और बहुत ज्यादा टारगेट किया है, तो ये टारगेट करने की मेन वजह क्या है?
क्या बस तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला जारी है या कुछ और कुछ मकसद भी है पीछे? टारगेट उसको किया जाता है कि जिसके साथ आपकी जाती मुखासमत हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है मेन चीज जो है वो कराची के वो बुनियादी इश्यूज है जिनसे पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने सर्फ नजर किया हुआ है। सही है। और उसने हर तरीके से कराची शहर को एक बहुत बड़े गाँव में तब्दील करने का न सिर्फ सोचा है बल्कि एक हद तक उसने उसको गाँव में तब्दील कर दिया है। जब ये बात ये कहते हैं कि हम इसको लाड़काना बना देंगे तो इंतहाई हैरत होती है और इंतहाई अजीब सी कैफियत होती है कि लाड़काना जैसे जो इसका आबाई शहर है उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। तो खुदा ना खास्ता ये एक हद तक तो कामयाब हो चुके हैं इन चीजों में। ठीक है, देखिए मैं राजा जी सर मैं आता हूं आपकी तरफ। राजा अब्दुल रज़ाक साहब का पहले कमेंट ले लेते हैं ताकि कुछ बात आगे बढ़ सके। राजा अब्दुल रज़ाक साहब। जी जनाब। सर मैं अभी हमारे साथ उसामा कादरी साहब हैं एमक्यूएम से, राजा अजहर साहब हैं आप जानते हैं पीटीआई से एमपी हैं सर 241 के, और शमशाद अली सिद्दीकी साहब भी हैं पीएसपी से। सर सबको ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है प्रॉपर, जो है वो बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है सिंध को, कराची को। ये मैं पूरा उसका एक मजमा बता रहा हूँ कि क्या बात हुई है। तो सर क्या लग रहा है आपको, जरा बात कीजिएगा कि आपका क्या इस वक्त निज़ाम है, क्या प्लानिंग है खासतौर पे आलाइशों के हवाले से, सिंध हुकूमत की कोई तैयारी है सर? अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब मेरे ख्याल में फिर डिस्कनेक्ट हो गए। जी जी उसामा साहब आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैं आपको ये बता रहा था कि सिंध हुकूमत ने तबाही बर्बादी इस शहर को तबाह बर्बाद करने के लिए इतने सारे अमल शुरू कर दिए हैं। और अगर ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने कोई बात की है तो वो जो है हकीकत पर मबनी है। अच्छा, अगर उनका कहना यह है कि ये जो है इन्होंने जो है इस शहर को आज तक एक गैलन पानी नहीं दिया, इन्होंने इस शहर के लिए एक बस फराहम नहीं की, इन्होंने यहाँ पर डोमिसाइल के जरिए यहाँ के नौजवानों का जो है हक मारा है यहाँ पर जो है। तो सर ये माजी में अच्छा माजी में आप फिर पीपल्स पार्टी के साथ क्यों बैठे होते थे असेंबलीज में अगर इतने आपको मसाइल हैं? देखिए अब आप उस दौर की बात कर रहे हैं, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। टारगेट तो आप कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी को। चले मैं अब्दुल रज़ाक साहब आगे मैं आ रहा हूँ वापस आपकी तरफ, मैं आ रहा हूँ शहर को बर्बाद करने के लिए। जी मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। मुझे अब्दुल रज़ाक साहब से थोड़ा सा कॉमेंट लेने दें। अब्दुल रज़ाक सर। जनाब सर आई एम सॉरी, आई थिंक कनेक्टिविटी को इशू आ रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से कोई खुश नहीं है, जितने भी इस वक्त मेहमान हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले अपना कमेंट दीजिएगा प्लीज, खासतौर मुझे सवाल जरा दोहरा दें। मैं दोहरा देता हूँ, मैं एक मजमुआ पूरा एक पेश करने की कोशिश करता हूँ। सर तमाम मुअज़्ज़िज़ जो गेस्ट हैं उनको लग रहा है पीएसपी से, एमक्यूएम से, पीटीआई से कि पीपल्स पार्टी ने कराची को, सिंध को बेयारो मददगार छोड़ दिया। कोई प्लानिंग नहीं है, ईद उल अज़हा के हवाले से भी कोई आलाइशों का निज़ाम प्रॉपर आपकी तरफ से जो है वो इस वक्त वज़ा नहीं किया गया है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजा अब्दुल रज़ाक साहब। अच्छा जी, मेरे ख्याल में कोई कनेक्टिविटी इशू है। मैं राजा अजहर साहब की तरफ आ रहा हूं। राजा अजहर साहब जी ठीक है। अच्छा उसामा साहब से पहले कंटिन्यू, ठीक है उसामा साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। ख्वाजा इजहार साहब पर तनकीद दुरुस्त नहीं है, बल्कि उन्होंने जो है वो असल चेहरा पीपल्स पार्टी का वो दिखाया है और उसमें ये बताया है कि इस तरह से जो है यहाँ पर ये सितम किए जा रहे हैं। अभी एक नई चीज सामने आई है जो FIA ने निकाली है कि 30 लाख से 40 लाख जो है ऐसे शनाख्ती कार्ड पकड़े गए हैं कि जो पीपल्स पार्टी के ने जो है अपने लोगों के या गैर मुल्की लोगों के, दहशतगर्दों के और उन तंजीमों के बनाए गए हैं कि जिनके जरिए यहाँ पर इस शहर में दहशतगर्दी भी हो सकती है। अच्छा। और जो है इस हवाले से जो है वो तो सर ये सारे ये भी बताया गया है कि सारे शनाख्ती कार्ड अभी बने हैं, पहले आपके दौर में नहीं बने। जिस दौर में भी देखिए इसमें कोई मेरा दौर और आपका दौर नहीं, आपकी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा भी हो सकता है ना कि सर उस पर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही डाली जाए कि जितना मेरा उस हुकूमत में हिस्सा था जी। मैं ये बिल्कुल बरमना बोलता हूँ। और परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में अगर हमारा हिस्सा ज्यादा था तो इस शहर को डिलीवर भी किया एमक्यूएम ने, और अगर इंडिविजुअली किसी ने कोई काम नहीं किया बल्कि एक मुनज़्ज़म प्लानिंग। सर वो तो कहते हैं सारा डिलीवर जो कराची को किया है वो मुस्तफा कमाल साहब ने किया, उससे कोई खास एमक्यूएम का ताल्लुक नहीं है। ये भी एक बड़ी बहस है, मुझे नहीं समझ आता कि जब किसी जमात का नुमाइंदा किसी सीट के ऊपर आता है तो उस जमात की पॉलिसी जो है। राजा अब्दुल रज़ाक साहब लाइन पे हैं। राजा अब्दुल रज़ाक साहब सर, इसलिए अगर इंडिविजुअल किसी को जो है अगर क्रेडिट देने की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफी है
बल्कि एमक्यूएम का पूरा सिस्टम, एमक्यूएम के पूरे सामा भाई मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ जी। मुझे बात करनी है अब्दुल रज़ाक साहब से। मुझे नहीं पता अब्दुल रज़ाक साहब इस वक्त हैं या नहीं। अच्छा नहीं है, ठीक है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। शमशाद साहब सर, शमशाद साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर शमशाद ये साहब, मैं तो अभी जब ठीक है, माजी में 13 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, यकीनी तौर पे जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन अब पिछले 3 साल से तो देखें एमक्यूएम भी हुकूमत में है और तहरीक इंसाफ भी हुकूमत। मैं इसी पे आपका कमेंट लेना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है? मैं इस पे कहता हूँ अब तो मैं जिम्मेदारी इन पे भी डालता हूँ ना। देखें कि कराची वालों ने जिस तरह भी इनको जिताया है पीटीआई को, वो एक अलग बहस है, उसमें बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन आप ये देखें कि ये इन्होंने क्या किया है, इनकी परफॉर्मेंस कहाँ गई। 14 एमएनए हैं, 25 से ज्यादा एमपी बने हुए हैं, 4 एमक्यूएम के पास एमएनए हैं। भाई रिजाइन दें, बाहर आए ना हमारे साथ एहतजाज में शरीक हों, जैसे हम लोग आए दिन एहतजाज करते हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। रिजाइन दें, बाहर आ जाएं। पूरे 13 साल में सूबाई गवर्नमेंट को 10,242 अरब रुपए मिले विफाकी गवर्नमेंट से। ये आए दिन आप देखें कि सूबाई वजीर जो है ना, ये शोर करते रहते हैं कि एनएफसी अवार्ड नहीं मिला। ये इनके फिगर हैं जो मैं दे रहा हूँ, 10,242 अरब रुपए इन्होंने लिए। 2% भी कराची और हैदराबाद पे इन्होंने खर्च नहीं किया। अच्छा, कितने लिए, क्या अमाउंट बताइए आपने, जरा अमाउंट बताएं दोबारा। 10 जी एनएफसी अवार्ड की मद में 10,242 अरब रुपए जो है वो सिंध गवर्नमेंट को मिले। वो तो सिंध गवर्नमेंट को मिले ना। इनके 2-3 इन्होंने वजीर रखे हुए हैं कि जी वफाकी गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, वफाकी गवर्नमेंट। ये तो मैं यही तो कह रहा हूँ, एमक्यूएम के हवाले से आप क्या कह रहे हैं, इनको कितने पैसे मिले हैं? हेलो जी अब्दुल रज़ाक साहब सर, अब्दुल रज़ाक साहब सर, वेलकम। अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल रज़ाक साहब सर, आपको वेलकम कहता हूं मैं। प्लीज मुझे बताइए अगर आप मुझे सुन सकते हैं। चलें, राजा अजहर साहब मेरे ख्याल में हैं हमारे साथ। राजा अजहर साहब सर, सर ये थोड़ा सा बताएं कि ये पीएसपी और एमक्यूएम के हवाले से मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। लेकिन पीटीआई के साथ इस वक्त जो एमक्यूएम है वो इत्तेहादी जमात है आपकी कराची के अंदर। अब पीएसपी के शमशाद साहब भी इस वक्त हैं, वो ये कह रहे हैं जी हमें जो सबसे बड़ा गिला ये है कि एमक्यूएम कुछ नहीं कर रही है पीटीआई के साथ मिलकर, इनको छोड़ देना चाहिए पीटीए को। सेकेंडली, अगर एमक्यूएम फॉर एग्जांपल आपके पास आती भी, और मैंने सुना है कि ये अक्सर आते हैं आपके पास, गो के उसके ऊपर भी पीएसपी को एतराज है कि जाते हैं अपने जाती मफादात के लिए, लेकिन एमक्यूएम की तरफ से कहा जाता है हम जब भी मीटिंग करते हैं इमरान खान साहब से तो कुछ ना कुछ बात करते हैं कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पा रहा है सर कराची को। ये क्या सिलसिला है इस हवाले से? देखिए जी, पीएसपी तो आपको पता है कि एमक्यूएम की ड्यूटी नहीं, और हमारे इत्तेहादी को जरूर है, लेकिन वो हमारी मंसूब से नहीं करते। आप अपना इत्तेहादी होने का मतलब लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा देखिए तो हमारा शुरू वो बोलता उन गली कुत्तों में 20 साल से। हाँ ठीक है, मुझे आवाज सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। राजा अजहर साहब प्लीज लाइन चेक कीजिएगा। राजा अब्दुल रज़ाक साहब, राजा अब्दुल रज़ाक साहब, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है राजा अब्दुल रज़ाक साहब से भी बात हो जाए इस हवाले से। मैं उसामा भाई आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल ये जो पीएसपी के साहब जो हमारे आज मौजूद हैं शमशाद साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप छोड़ देना पीटीआई को, आप छोड़कर आ जाएं अगर आप किसी चीज से खुश नहीं है, तो आप क्यों बैठे उनके साथ इतने एमएनएज और एमपीएस लेकर? देखिए, किसी की ख्वाहिशात के ऊपर मैं अमल तो नहीं कर सकता। ठीक है, ख्वाहिशात उनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन मुझे इस शहर के लोगों के मसले के हल के लिए मेरे पास और कौन सा दरवाजा बचता है? ठीक है, उस पार्टी की तरफ में आ नहीं सर, लेकिन पीटीआई से भी कुछ खास आपको मिला तो नहीं है अब तक? सुनिए, क्या मिला है? वजारतें मिली है ना सर, वजारतें मिली हैं, वजारतें मिली हैं। एमक्यूएम को कुछ नहीं चाहिए। एमक्यूएम को जो है कराची के मसाइल के हल का कोई मुत्तफ़िका अमल ऐसा निकालना है कि जो इस शहर के लोगों के लिए, और उसके लिए एमक्यूएम की जब भी पीटीआई की आला क़यादत से बातचीत हुई है, उसमें जो है सिर्फ कराची शहर के शहरियों के मसाइल के हल
हवाले से बात की। तो उसका सॉल्यूशन निकला कोई? देखिए बात सुनिए, ये 18वीं तरमीम जो है, 18वीं तरमीम की वजह से वजीर आजम साहब के भी हाथ बंधे हुए हैं और हम इस कोशिश में हैं कि इसका कोई ना कोई ऐसा लायामल निकाला जाए कि बेसिकली कराची शहर के लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात और बुनियादी जरूरियात के ऊपर विफाक को कोई ना कोई अपना अहम तरीन रोल अगर आपकी मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखने की जसारत करूंगा उसामा भाई। पीटीआई आपकी बातें अगर नहीं मानती, आप बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, आप कराची के साथ बहुत सिंसियर हैं, आपको प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, आपको पीपल्स पार्टी ऑफर करती है कि आप एक काम करें, हमारे साथ इल्हाक कर लें, आप हमारे साथ बैठ जाओ, अपोजिशन से उठ के हमारे साथ आके असेंबली की सीट्स पे बैठें, हम आपकी जो भी जितनी भी बातें हैं उनको मानते हैं, जितनी जो आपकी पॉइंट्स उनको तस्लीम करते हैं, तो आप क्या करेंगे वैसे? देखिए नहीं डसा जाता मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा। अच्छा, तो कई मरतबा मतलब अगर वो कह भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, वो लिख कर दे तो आपको साथ नहीं मिलना आपने। मैं आपको ये बताऊं, वो अपने अमल से कराची शहर के लोगों की खिदमत के लिए मैदान अमल में आ जाए, 4 चीजें कर ले। कराची शहर के पानी के मसले के ऊपर बात कर लें, कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर लें, कराची शहर के लिए जो इन्होंने यहाँ के शहर, सर पानी का मसला तो पहले भी था आपके दौर में सर, उस वक्त भी आपको पता है कि जब बोर्ड आपके पास हुआ करते थे तो K4 जो है, सुनिए, K4 जो है वो एमक्यूएम ने अपने दौर में इनिशिएट किया था। और लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उस जमाने से लेकर आज तक जो सूबाई हुकूमत का हिस्सा उसमें डालना था, वो उन्होंने डालने के बजाय उसमें इतना रखना डाला कि जो 25-30 अरब का प्रोजेक्ट था वो आज जो है कई खरबों पर चला गया। तो देखिए ये सब चीजें वो अपने अमल से जाहिर करें कि वो कराची शहर के लोगों की खिदमत करना चाहती है। उनके जो, क्योंकि कराची शहर जो है वो सिंध को 95% अपना रेवेन्यू देता है। सर ये तो हम सुन कर थक गए। आप देखिए, अब अगर आप ये कहते हैं कि वो हमें कोई ऑफर करती है तो हमें वजारतों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 6 वजारतें दे देगी। वजारतें एमक्यूएम का मतमाय नजर नहीं है। सर हम ये ऑफर, मैं इस ऑफर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं इस तरफ तो गया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर वो कराची के मसाइल पे बात करने के लिए बैठते हैं, कराची के मसाइल पर न तो पीपल्स पार्टी कभी संजीदा रही 1970 से लेकर आज तक। अब अगर हो जाते हैं, देखिए नहीं हो सकता ये चीज कि वो जो है कराची शहर के लोगों को वो अपना हरीफ समझती है और उसके लिए उसने हर वो तरीका अपनाया है जो तशद्दुद आमेज भी था, जो दहशत गर्दाना भी था। सर वो तो एमक्यूएम के ऊपर बहुत सारे ब्लेम है, उस तरफ जाएंगे तो फिर तो बड़ी किताबें नहीं। मैं आपको बताऊं, देखिए ब्लेम होना अलग चीज है। अच्छा, ब्लेम होना अलग चीज है सर, वो वीडियोस, वो तमाम चीजें हैं, वो ना जाए ना उस तरफ। देखिए एमक्यूएम के ऊपर तो जिनापुर का भी इल्जाम लगाया गया, फिर आप ही लोगों ने और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इल्जामात लगाए उन्होंने टीवी पर बैठकर इस पर माफी मांगी कि हमने ये गलत किया था और हमने ये जानबूझकर किया था। तो ये सब चीजें अब मीडिया के सामने, कराची शहर के लोगों के सामने आ चुकी है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अगर वो कराची के लोगों से मुखलिस है तो सबसे पहले कराची शहर के 3 करोड़ लोगों के लिए कोई पैकेज अनाउंस करे, जिसमें वो ये सिर्फ पैकेज अनाउंस नहीं करे बल्कि उसमें जो है अमलन अपना किरदार अदा करने की बात करे। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ उसको कराची शहर के लोग बल्कि एमक्यूएम और दीगर सियासी जमातें भी अप्रिशिएट करेंगे। अगर अब्दुल रज़ाक साहब मुझे ज्वाइन कर लेते तो मैं उनसे जरूर डिस्कस करता कुछ चीजें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता क्यों राब्ता नहीं हो पा रहा है, टेक्निकली कुछ इशू आ रहा है, वो आकर वापस गए हैं। मैं इस पे बिल्कुल, शमशाद साहब मैं आपके क्लोजिंग कॉमेंट लेना चाहूंगा। मुझे बताएं आप अभी इस पूरी आज हमने बात की है, ख्वाजा इजहार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सिंध हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, नासिर हुसैन शाह साहब के खिलाफ, मुर्तज़ा अब्बास साहब के खिलाफ। आप किस तरह देखते हैं एमक्यूएम की पूरी टारगेटिंग जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए हो रही है? असल में देखिए, अब जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दें क्योंकि आप सर 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट है सर, 1 मिनट है पूरा, मुझे 1 मिनट में ये कहाँ ये सर प्लीज आप कंटिन्यू करें, मैं देखता हूँ, प्लीज कंटिन्यू। देखिए ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सारी कुछ, लेकिन अमली तौर पे तो हमें नजर नहीं आ रहा ना। ख्वाजा साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसके जवाब में नासिर हुसैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बराबर हो गया साहब। ये मकसद है कि नोरा कुश्ती चल रही है इनकी। अच्छा। लेकिन असल मसाइल तो हल नहीं हो रहे ना भाईजान। असल मसाइल तो ये हैं कि ये एमक्यूएम कह रही है कि जी हम हाजिर सुबह बनाएंगे। भाई सुबह बनाएंगे कैसे, कभी ये भी तो हमें बता दें। अच्छा। आपके पास अक्सरियत है, 75% आप इसके अगेंस्ट हैं? आप सुबह बनने के अगेंस्ट हैं? नहीं, हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना सर। अच्छा, देखिए किस तरह बनाने के सिर्फ दो तरीके हैं, सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तो ये कि सूबाई असेंबली, सबसे पहले सूबाई असेंबली से शुरू होता है ना। एमक्यूएम के किसी एक बंदे ने आज तक सूबे के लिए तकरीर नहीं की सूबाई असेंबली में अंदर, तकरीर ही नहीं की। फिर हमें वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए, करारदाद पास होनी है, फिर ये कौमी असेंबली से 2/3 चाहिए, फिर सेनेट में 2/3 चाहिए। वो कहाँ है हमारे पास?
दूसरा तरीका है बजोर शमशीर। अच्छा, ताकत कहाँ से आएगी? पहले एमकेएम हकीकी और एमकेएम अल्ताफ ने लड़ के 10,000 बंदे मार दिए, शोधा कब्रिस्तान आबाद हो गया। अब इनकी क़यादत पे कौन यकीन करेगा? भाई 2 नस्लें मर गई, फिर ये लड़ाई के लिए। तो इसके जो पाक सरजमीन पार्टी ने बड़े जबरदस्त हल पेश किए हैं कि इसको आइन के अंदर जो 140A जो दफा है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। वो डिफाइन नहीं हुई भी। उसमें जैसे देखें वजीर आजम बनता है, उसके इख्तियारात आइन में लिखे हुए हैं, वो दूसरे दिन आके काम शुरू कर देता है। इख्तियारात का वजीर आला के इख्तियारात लिखे हुए हैं, दूसरे दिन आके वजीर आला काम शुरू कर देता है। मेयर जिस दिन बनता है दूसरे दिन से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो हमारा मुतालबा ये है कि भाई आइन में मेयर के इख्तियारात और उसके जो शोबाजात हैं उनको सर, वो मुर्तजा वहाब साहब को तो पूरे इख्तियारात मिले में, वो तो कहने इख्तियारात का मसला है, वो तो खैर अभी एडमिनिस्ट्रेटर बने नहीं है, लेकिन नहीं ये आइन में अगर आइन में आ जाए ना तो फिर आप देखिए ये मसला हो जाएगा। दूसरी चीज जो हम कहते हैं वो ये कि भाई एनएफसी अवार्ड जो वफाकी गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट को देती है, इसी तरह से पीएफसी अवार्ड जो है वो बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट को दे दें, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट पे आके वो पैसे भी पार्क हो जाते हैं और इख्तियारात भी पार्क हो जाते हैं। और तीसरी चीज, आखिरी चीज जो मैं बताऊंगा 1 सेकंड के अंदर, वो ये है कि हमें सही तौर पे गिन लिया जाए। अब देखिए लिया जाए मर्दमशुमारी। सर, इस मर्दमशुमारी के मसले पे 1,60,00,000 मर्दमशुमारी के मसले पे पूरा मैं प्रोग्राम करूंगा। ये पहले भी मुद्दा उठ चुका है, हमें आपकी पीएसपी से भी हमें ज्वाइन किया था साहब ने, और एमकेएम से भी इस पे बात हो चुकी है। इस पे प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे, लेकिन फिल वक्त के लिए मुझे बिल्कुल इजाजत चाहिए होगी। नाज़रीन, मेरी तरफ से आपको यकीनी तौर पे ईद मुबारक, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, SOPs का ख्याल रखें। हुकूमत आपसे अपील कर रही है, तमाम समाजी इदारे अपील कर रहे हैं, अपनों का ख्याल रखें। स्टार न्यूज़ की तरफ से भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें, मिलें जुलें लेकिन एहतियात के साथ। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ईद के दूसरे रोज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान।